अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक। जो हमारा लास्ट टॉपिक रह गया था, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि जो ऑटो रेगुलेशन ऑफ ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी है, उसकी बेसिकली 4 मैकेनिज़्म है कि जिनके थ्रू जो किडनी है वो अपनी ब्लड सप्लाई को ऑटो रेगुलेट करता है। तो जिसके अंदर हमने कौन कौन सा पढ़ा था? डोपामिन कैसे करता है? जो एफरेंट आर्ट्रियोल है उसको डायलेट करके, और उसको डायलेट करके अपनी ब्लड सप्लाई को ऑटो रेगुलेट करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन का भी सेम फंक्शन था। फिर हमने मायोजेनिक थ्योरी पढ़ी थी कि जब हाइपोटेंशन हो तो वो डिक्रीज़ हो जाती है ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी, तो वो स्ट्रेच को भी डिक्रीज़ करके अकॉर्डिंग टू द फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ लीडिंग टू द डायलेशन ऑफ रीनल आर्टरीज, और ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है। तो आज हमारे पास है ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक। इसके बेसिकली 4 नाम हैं, और ये इसके 4 नाम हैं। इसको जेजी अपरेटस भी कहते हैं, जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस, और इसे रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम भी कहते हैं, और इसे ह्यूमरल कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। एट द एंड ऑफ द लेक्चर मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि इसके 4 नाम क्यों हैं और इसे किस किस वजह से ये नाम दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये हमारे पास बेसिकली एक नॉर्मल फंक्शन, जो नॉर्मल नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ हमारे पास इस तरह का होता है। हम तो तकरीबन कुछ ऐसा देखते हैं कि ये है बोमेन कैप्सूल, डीसीटी और लूप ऑफ हैनले, और इस तरह लूप ऑफ हैनले और कलेक्टिंग डक्ट। लेकिन असल में जो फंक्शन स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह होता है। ये हमारे पास बोमेन कैप्सूल है, ये हमारे पास पीसीटी है, और ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले, और ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले, और जो अर्ली पार्ट है डीसीटी का, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का, वो ये एफरेंट आर्ट्रियोल और इफरेंट आर्ट्रियोल के दरमियान से गुजरता है। तो इसको थोड़ा सा मैंने मैग्नीफाई करके यहाँ पे बनाया है। ये जो हमारे पास है ये है अर्ली पार्ट ऑफ डीसीटी, डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। तो उसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाने थे जिसकी वजह से बनाया है। अच्छा, ये नॉर्मली जो है लाइन करता है बाय सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल से। ठीक है, ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल से जो है वो लाइन करता है। और ये हमें हमें पता है हमारे पास टफ्ट ऑफ कैपिलरीज जो होता है ये है ग्लोमेरुलस। इसके पीछे हमारे पास पता है हमें बोमेन कैप्सूल होता है, उसके बाद पीसीटी, उसके बाद लूप ऑफ हैनले, उसके बाद डीसीटी, फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। तो ये हमारे पास इफरेंट आर्ट्रियोल है, और ये हमारे पास एफरेंट आर्ट्रियोल है, और ये हमारे पास अर्ली पार्ट ऑफ डीसीटी है जो बना हुआ है लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल से। तो ये जो सेल हैं ये जब कंडेंस कर जाते हैं, जब ये कंडेंस फॉर्म में होते हैं, तो इनको कंडेंस फॉर्म में क्या कहा जाता है जी? मैक्यूलर डेंसा। इन्हें कहा जाता है मैक्यूलर डेंसा। जब ये कंडेंस फॉर्म में होंगे, ये जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स हैं, ये जब कंडेंस फॉर्म में होंगे तो हम इन्हें कहते हैं मैक्यूलर डेंसा। अब हमारे पास एक स्ट्रक्चर ये होगा। दूसरा स्ट्रक्चर जो हमारे पास एफरेंट आर्ट्रियोल्स होती हैं, यहाँ पे इनके जो स्मूथ मसल्स होते हैं, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं मॉडिफाइड स्मूथ मसल्स ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल पे एक जेजी सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे कहते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। ये 2 सेल्स हमने पढ़े हैं अभी तक। मैं एक दफ़ा दोबारा रिव्यू करवा दूँ कि ये हमारे पास जो अर्ली पार्ट ऑफ डीसीटी है, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का, जो कि दोनों एफरेंट आर्ट्रियोल और इफरेंट आर्ट्रियोल के दरमियान से गुजरता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर इनका बनता है जिसका मैंने क्रॉस सेक्शन और आपको मैग्नीफाई व्यू दिखाया है। तो इसके जब यहाँ से ये गुजरता है, इसमें सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स होते हैं नॉर्मली, लेकिन जब ये कंडेंस्ड फॉर्म में आ जाते हैं तो इन्हें मैक्यूलर डेंसा कहते हैं। और अब एफरेंट आर्ट्रियोल पे कुछ मॉडिफाइड स्मूथ मसल्स ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल पर जो कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। ठीक है, अब इतनी कहानी तो हमें पता चल गई कि मैक्यूलर डेंसा सेल्स होते हैं और जेजी सेल्स होते हैं। अब हम देखते हैं कुछ इसका, अगर हमारी बॉडी के अंदर हाइपोटेंशन हो जाती है, हमारी बॉडी में प्लाज्मा लेवल डिक्रीज़ कर जाता है, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज़ हो जाता है, तो जो ब्लड सप्लाई है टुवर्ड्स द किडनी डेफिनेटली डिक्रीज़ हो जाएगी। और अगर ब्लड सप्लाई किडनी की तरफ कम आएगी तो हमें पता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो जीएफआर है वो भी डिक्रीज़ कर जाएगा। जब वो जीएफआर हमारे पास डिक्रीज़ होगा तो जो फिल्ट्रेट होगा, फिल्ट्रेट कहते हैं किसे हैं, अब जो भी फ्लूइड इस ग्लोमेरुलस से बोमेन कैप्सूल की तरफ जाता है, जो भी फ्लूइड ग्लोमेरुलस से
बोमैन कैप्सूल की तरफ जाता है, इसे हम कहते हैं फिल्ट्रेट। जो यहाँ से गुजर के जाता है इसे हम क्या कहते हैं जी? फिल्ट्रेट। अब जो GFR अगर डिक्रीज़ हो गया है तो हमें पता है स्लोली मूविंग फिल्ट्रेट होगा, क्योंकि जो ब्लड सप्लाई होगी वो डिक्रीज़ होगी, GFR कम होगा, स्लोली मूविंग फिल्ट्रेट होगा, और जो होगा लो कंटेंट होगा सोडियम का इनफिल्ट्रेट। तो सोडियम भी यहाँ पे कम आएगा जी। जब फिल्ट्रेट होगा तो सोडियम का कंटेंट भी कम होगा, जो किसको स्टिमुलेट करेगा? जो स्टिमुलेट करेगा जब हमारे पास स्लोली मूविंग फिल्ट्रेट होगा और लो कंटेंट ऑफ सोडियम इनफिल्ट्रेट होगा, तो ये दोनों किसको स्टिमुलेट करेंगे? मैक्यूला डेंसा सेल्स को। ये मैक्यूला डेंसा सेल्स को कहेंगे जी कि ये मैक्यूला डेंसा जो सेल्स हैं ये वाले, ये स्टिमुलेट करेंगे जेजी सेल्स को, कि जेजी सेल्स मसला हो गया है कि हाइपोटेंशन हो गई है, GFR डिक्रीज़ हो गया है, और अब हमें कोई ऐसा प्रोसेस चाहिए जो इसको ऑटो रेगुलेट करे। तो यहाँ से जो रिलीज़ करेंगे वो रिलीज़ होगा रेनिन। ठीक है, ये रिलीज़ करेंगे रेनिन। तो मैक्यूलर डेंसा सेल्स क्या करेंगे? स्टिमुलेट करेंगे जेजी सेल्स को। जेजी सेल्स क्या करेंगे? इंक्रीज़ कर देंगे रेनिन के रिलीज़ को। जो इंक्रीज़ रेनिन रिलीज़ होगा वो स्टिमुलेट करेगा और रेनिन को रिलीज़ करेगा। तो हमारे पास एक होता है एंजियोटेंसिनोजेन। एंजियोटेंसिनोजेन पे जब रेनिन एक्ट करता है तो वो एंजियोटेंसिन 1 के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ये हम पहले भी पढ़ते आए हैं, लेकिन अब इसको हम एक क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और देखते हैं कि जब हाइपोटेंशन होती है तो वो किस तरह इसको ऑटो रेगुलेट करने के मैकेनिज्म में आता है। तो एंजियोटेंसिन 1 आ जाएगा हमारे पास, एंजियोटेंसिन टेंसिनोजेन से जब रेनिन इस पे एक्ट करेगा तो वहाँ पे फिर जो हमारे पल्मोनरी जो कैपिलरीज होती है लंग्स के अंदर, जो पल्मोनरी कैपिलरीज होंगी वो एक एंजाइम रिलीज़ करेंगी। जो एंजाइम रिलीज़ करेंगी उस एंजाइम का नाम होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है वो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है जी, मैं एक दफ़ा दोबारा ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास हुई हाइपोटेंशन, ब्लड सप्लाई डिक्रीज़ हो गई, GFR डिक्रीज़ हो गया, जिसके जब GFR डिक्रीज़ हुआ तो हमारे पास स्लोली मूविंग फिल्ट्रेट आए और लो कंटेंट ऑफ सोडियम इन फिल्ट्रेट आया। तो वो जब ये दोनों कंडीशंस आई तो इन दोनों ने स्टिमुलेट किया किसको? इन दोनों ने स्टिमुलेट किया मैक्यूलर डेंसा सेल्स को। अब मैक्यूलर डेंसा सेल्स क्या हैं? ये बेसिकली जो अर्ली पार्ट ऑफ DCT होता है वहाँ पे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो सेल्स होते हैं वो कंडेंस फॉर्म में आ जाते हैं, जिनको मैक्यूलर डेंसा सेल्स कहते हैं। और एफरेंट आर्ट्रियोल पे कुछ जेजी सेल्स होते हैं, जो मैक्यूलर डेंसा सेल्स होंगे वो जेजी सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे और कहेंगे कि ब्लड सप्लाई कम हो गई है, रेनिन रिलीज़ करें। जब रेनिन रिलीज़ होगा तो वो क्या करेगा? टेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 के अंदर कन्वर्ट करेगा। फिर पल्मोनरी कैपिलरीज जो हैं वो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को रिलीज़ करेंगी। फिर एंजियोटेंसिन 1 जो है वो एंजियोटेंसिन 2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि एंजियोटेंसिन 2 जो हमने रिलीज़ करवाया है इतनी मुशक्क़त के साथ, उसका फ़ंक्शन क्या है, उसका क्या फ़ंक्शन है जो हमने इसको इतनी मेहनत के साथ इतने लोगों को तकलीफ़ दे के इसको हमने रिलीज़ करवाया। इसका जो पहला फंक्शन है वो है कंस्ट्रिक्शन ऑफ इफरेंट आर्ट्रियोल। कि वही बात कि जब हम कंस्ट्रिक्शन करवाएंगे इफरेंट आर्ट्रियोल की जब हम कंस्ट्रिक्शन करवाएंगे तो जो हमारा एफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड आएगा वो ज़्यादा यहाँ पे रहेगा और जो हमारी ब्लड सप्लाई होगी वो ऑटो रेगुलेट हो जाएगी। एफरेंट आर्ट्रियोल के कंस्ट्रिक्ट होने से GFR जो है इंक्रीज़ होगा, GFR इंक्रीज़ होगा और ब्लड सप्लाई किडनी की इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इफरेंट आर्ट्रियोल पहला फंक्शन हमें समझ आ गया। दूसरा, इंक्रीज़ करता है सिंपैथेटिक डिस्चार्ज को, कि सिंपैथेटिक जो इसकी एक्टिविटीज़ होती हैं उसको इंक्रीज़ करवा के किडनी की ब्लड सप्लाई को बेहतर करने की कोशिश करता है। तीसरा, ये कोज़ करता है थर्स्ट को, जो थर्स्ट सेंटर है हमारा उसको स्टिमुलेट करेगा और थर्स्ट जो है वो उसको इंक्रीज़ करेगा। तीसरा जो है थर्स्ट को इस वजह से इंक्रीज़ करेगा ताकि ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर प्लाज्मा फ्लूइड आए और कार्डिक आउटपुट बेहतर हो। और चौथा जो हमारे पास फंक्शन होगा वो करेगा कोजेस स्टिमुलेशन ऑफ हमारे जो एड्रीनल ग्लैंड है। एड्रीनल ग्लैंड पे हमारे पास हमें पता है 3 किस्म की एड्रीनल ग्लैंड पे 3 किस्म की लेयर्स होती हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, रेटिकुलोसा और फैसिकुलेटा, जिसमें से ये जो है एंजियोटेंसिन 2 ये स्टिमुलेट करेगा जी
जोना ग्लोमेरुलोजा को, कि एल्डोस्टेरोन को रिलीज़ करें। जब एल्डोस्टेरोन रिलीज़ होगा तो हमें एल्डोस्टेरोन का फंक्शन पता है कि वो क्या करता है, इंक्रीज़ करता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम और वाटर की। जब सोडियम और वाटर की एक लाइन याद कर लीजिए, बड़ी इम्पोर्टेंट है कि सोडियम, ओ सॉरी, अच्छा ये लाइन है, वाटर लव्स टू फॉलो सोडियम, के जब भी क्या नाम है सोडियम किधर जाएगा तो उसके पीछे पीछे जो होगा वो वाटर होगा। वाटर लव्स टू फॉलो सोडियम, तो जब सोडियम हमारे पास रीअब्जॉर्ब होगा तो उसके पीछे पीछे पानी भी आ जाएगा, वाटर भी आ जाएगा। तो जब इन दोनों की रीअब्जॉर्प्शन होगी तो प्लाज्मा फ्लूइड हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज़ हो जाएगा और ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा और हाइपोटेंशन ख़त्म हो जाएगी। तो ये प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है ऑटो रेगुलेट करता है हमारी ब्लड सप्लाई किडनी को। अच्छा, अब इसको हम देखते हैं, इसको ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक क्यों कहते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ट्यूब्यूल्स हैं, ये एफरेंट आर्ट्रियोल्स, ये सारी ट्यूब्यूल्स हैं ना, ये एक मैसेज देती हैं कि यहाँ पे ये मसला हो गया है तो इसको स्टिमुलेट करें। इस एक दूसरे को स्टिमुलेशन की वजह से जो इनका फीडबैक मैकेनिज़्म है, इसकी वजह से इनको ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक कहते हैं। दूसरा जेजी अपरेटस इस वजह से करते हैं कि जेजी जो सेल्स होते हैं वहाँ से रेनिन रिलीज़ होता है। तीसरा इसे रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले रेनिन रिलीज़ हुआ। रेनिन ने क्या किया कि एंजियोटेंसिन 2 को जो है वो स्टिमुलेट किया। रेनिन ने एंजियोटेंसिन 2 को रिलीज़ करवाया हमारे लिए, और इसने फिर आगे से एल्डोस्टेरोन को करवाया। तो ये हमारे पास इसने जाके फिर जो हमारा बीपी सिस्टम है और ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी है उसको ऑटो रेगुलेट कर दिए। तो इस सिस्टम को हम इस वजह से कहते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। अब इसे हम ह्यूमरल कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर क्यों कहते हैं, क्योंकि ह्यूमरल कहते हैं किसी एंजाइम की वजह से। तो अगर यहाँ पे ये जो हमारे पास सेल्स हैं, ये एंजाइम्स है कुछ, ये अगर हमारी हेल्प ना करते तो क्या हमें एंजियोटेंसिन 2 मिलता? एंजियोटेंसिन 2 हमें कभी भी ना मिलता। तो इसकी वजह से भी हम इसे ह्यूमरल कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर भी कहते हैं, क्योंकि इसी की वजह से फिर हमारे पास एल्डोस्टेरोन आया और ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो गया। तो ये इसके 4 नाम, इसकी वजह से इसके 4 नाम रखे गए हैं जो मैंने आपके सामने अभी एक्सप्लेन किए। ठीक है, अब हम कुछ चीज़ें देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि व्हेन 25% ऑफ ब्लड और वाटर लॉसेस फ्रॉम बॉडी, एक अगर कोई भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है उसके अंदर 25% ब्लड और वाटर बॉडी से लूज़ हो जाता है एक्सेसिवली, तो क्या होगा बॉडी के अंदर, उस टाइम क्या चेंजेस आएगी? तो पता है हमें सबसे पहले जो होगी वो बॉडी के अंदर हाइपोटेंशन हो जाएगी। जब हाइपोटेंशन होगी तो बॉडी के अंदर क्या होगा जी? सिंपैथेटिक जो एक्टिविटीज़ है बॉडी के अंदर वो इंक्रीज़ कर जाएंगी। जब सिंपैथेटिक एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ होंगी तो रिलीज़ ऑफ एड्रीनालिन होगा। एड्रीनालिन क्या करेगा जी? एड्रीनालिन करेगा कंस्ट्रिक्शन ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल। जब कंस्ट्रिक्शन होगी एफरेंट आर्ट्रियोल की तो ब्लड सप्लाई टुवर्ड्स द किडनी कम हो जाएगी। किडनी ब्लड सप्लाई, तो फिर जब ब्लड सप्लाई किडनी को कम होगी मतलब हाइपोटेंशन का केस है, फिर सारा यही मैकेनिज़्म चलेगा और फिर उसको ब्लड प्रेशर को ठीक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अप टू द सर्टेन लिमिट ये भी ठीक कर सकता है। उसके बाद इनके कंट्रोल में भी कुछ नहीं रहता और फिर हमें जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है बॉडी के अंदर वो देना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट। अगर वाटर लूज़ हुआ है तो हमें रिंगर लैक्टेट वगैरह देना पड़ता है, और अगर ब्लड ज़्यादा लूज़ हो गया तो हमें ब्लड भी देना पड़ता है। तो वो डिफरेंट केसेस हैं। अब मैं कुछ चीज़ें आपको इस लेक्चर के साथ समझाना चाहूँगा जो हमें नेक्स्ट लेक्चर में हेल्प करेंगी। अब डेली प्रोटीन फ़िल्टर कितना होता है किडनी से? पहले तो हम यही पढ़ते आते थे कि जो प्रोटीन्स हैं वो
फ़िल्टर नहीं होती। लेकिन आज जो है हम ये देखेंगे कि डेली प्रोटीन फ़िल्टर फ्रॉम किडनी इज़ 1000 mg जो है वो यहाँ से ग्लोमेरुलस से बोम एंड कैप्सूल के अंदर ब्लड जो है वो फ़िल्टर करेगा। और उसके अलावा इफ़ प्रोटीन फ़िल्टर मोर देन 1000 mg देन इट इज़ नोन एज प्रोटीन यूरिया। अगर 1000 mg से ज़्यादा जो प्रोटीन है वो फ़िल्ट्रेट होंगे तो उसे हम कहते हैं प्रोटीन यूरिया। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।